हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस भंडार विद कौशल में। पिछले वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांति स्टार्ट किए थे, जिसमें मेन रूप से हम लोग 1857 की क्रांति स्टार्ट होने से पहले उसके क्या मुख्य कारण रहे, जिसमें मेन रूप से हम लोग राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सैन्य कारण, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद 1857 का जो विद्रोह वो किस प्रकार स्टार्ट होता है वो हम पढ़ चुके थे। धीरे धीरे ये जो 1857 की क्रांति है वो भारत के कई क्षेत्रों में फैल जाती है, और जिस जिस क्षेत्र में ये फैलता है वहाँ नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन से उभर के आते हैं और क्या उनका मुख्य बिंदु रहता है वो हम मेन रूप से आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दिल्ली। तो 1857 की क्रांति में जो दिल्ली का नेतृत्व कर रहे होते हैं वो होते हैं बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर स्टार्टिंग में ये इनका नेतृत्व करते हैं, और बाद में इनके जो सेनापति होते हैं बख्त खान इनका नेतृत्व करते हैं। तो दिल्ली में जो 1857 की क्रांति का जो भारतीय नेतृत्व वो बहादुर शाह जफर और उसके बाद बख्त खान जो उनके सेनापति होते हैं। क्या रहा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट? तो इसमें जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो करते हैं, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कहने का मतलब जो इनका नियंत्रण करते हैं, तो नियंत्रण में निकलसन आते हैं और हडसन। तो निकलसन की इसमें मृत्यु हो जाती है और हडसन दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो दिल्ली तक जो 1857 के जो भी विद्रोही होते हैं वो किस प्रकार पहुंचते हैं। कल के वीडियो में हम बता चुके थे कि राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, ये सब के अलावा जो तत्कालिक कारण था वो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना था। तो चर्बी वाले कारतूस का जो बहिष्कार होता है वो भारत में जितने भी छावनियाँ अंग्रेज़ों की होती है उसमें कई कई जगह पे इनका विद्रोह शुरू हो जाता है। 29 मार्च को जो 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के जो सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे, तो मंगल पांडे सबसे पहले इसका विरोध करते हैं और इसमें वो एक जो कैप्टन बाग होते हैं और उसके बाद जो ह्यूस्टन होते हैं उनकी हत्या कर देते हैं, जिसके चलते 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी जाती है। इसके बाद ये विद्रोह और आगे बढ़ता है और जो बाकी के जो सिपाही होते हैं वो मेरठ में इसका विद्रोह करते हैं, जिसमें से 90 घुड़सवार में से 85 घुड़सवार सैनिक जो होते हैं वो कारतूस वाले चर्बी का प्रयोग करने से मना कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है और साथ ही 5 साल की उन्हें सजा भी दी जाती है। 1857 की जो क्रांति का जो मेन विद्रोह जो भड़कता है वो भड़कता है 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को जो सैनिक होते हैं वो अंग्रेज़ों का जो छावनी होता है उस पर युद्ध कर उसको जीत लेते हैं, मतलब अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, और यहाँ से जो विद्रोही लोग होते हैं वो धीरे धीरे प्रस्थान करते हैं नई दिल्ली की ओर। और दिल्ली में 11 मई को ये दिल्ली सुबह में पहुँचते हैं और यहाँ के जो राजा होते हैं बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित करते हैं इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए। 11 मई को दिल्ली पहुंचे, 12 मई को ये अपना नेता घोषित करते हैं बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर के जो पुत्र होते हैं इस आंदोलन को स्टार्टिंग में लीड करते हैं, बाद में इस आंदोलन को जो नेतृत्व करते हैं वो बख्त खां कर रहे होते हैं। उसके बाद जो हडसन आते हैं, निकलसन की इसमें मृत्यु हो जाती है जो अंग्रेज अधिकारी। इसके बाद जो हडसन आते हैं वो पंजाब से कुछ और सिपाहियों को बुलाकर, अपने सैन्य अधिकारियों को बुलाकर इस 20 सितंबर 1857 को पुनः दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। और जो यहाँ के राजा, जो दिल्ली के जो राजा अर्थात जो 1857 की क्रांति के जो मेन नेता होते हैं जिन्हें बहादुर शाह जफर कहा जाता है, तो बहादुर शाह जफर हुमायूं टॉम्ब के पास ये अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए रहते हैं और इन्हें वहां से गिरफ्तार कर इन्हें रंगून, जो म्यांमार में पड़ता है, तो रंगून भेज दिया जाता है, जहां 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु होने के साथ ही एक तरह से ये मुगल वंश के शासक चले आ रहे थे, मुगल वंश भी समाप्त हो जाता है। तो बस दिल्ली से ये सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दिल्ली में भारतीय नेतृत्व बहादुर शाह जफर, उसके बाद इसके सेनापति बख्त खान करते हैं, निकलसन मारे जाते हैं, हडसन इसके बाद इसका नियंत्रण करते हैं। 12 मई की घटना, 20 सितंबर 1857 को पुनः दिल्ली पे अधिकार
बहादुर शाह जफर, उसकी पत्नी जीनत महल, हुमायूं, दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से इन्हें गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया जाता है, जहां बहादुर शाह जफर की 1862 में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद लखनऊ में जो भारतीय नेतृत्व करता होता है वो बेगम हजरत महल कर रहे होते हैं। लखनऊ में बेगम हजरत महल, और इसमें जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैंपबेल कर रहे होते हैं। ये बेगम हजरत महल कौन थी? तो अवध का जो क्षेत्र था, तो अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, तो वाजिद अली शाह की पत्नी ही बेगम हजरत महल इसका नेतृत्व कर रही होती है, और यही बेगम हजरत महल को ही महक परी के नाम से जाना जाता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखना है। इसके बाद बेगम हजरत महल होती है, जब कैंपबेल का जो नेतृत्व होता है इन पे भारी पड़ने लगता है, तो यहाँ से बेगम हजरत महल नेपाल चली जाती है और अपने पुत्र जो बिरजिस कद्र, जिसका नाम था, अपने पुत्र बिरजिस कद्र को लखनऊ का नवाब बनाकर खुद नेपाल चले जाती है। तो बस लखनऊ से ये पॉइंट, लखनऊ में बेगम हजरत महल कैंपबेल का नियंत्रण होता है। ये कौन थी? तो अवध के अंतिम राजा वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल, और बेगम हजरत महल को महक परी भी कहा जाता है। ये अपने पुत्र बिरजिस कद्र को गद्दी पर बैठा देती है और खुद नेपाल चली जाती है। इसके बाद आते हैं कानपुर। कानपुर में भारतीय नेतृत्व नाना साहब कर रहे होते हैं। नाना साहब जिन्हें धोंदू पंत भी कहा जाता था, इनका भी नेतृत्व जो होता है अंग्रेजी सैन्य, अंग्रेजी अधिकारी कैंपबेल का नेतृत्व इनके समय में होता है। ये नाना साहब कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय जो थे उनके गोद लिए हुए पुत्र थे, अर्थात दत्तक पुत्र अर्थात गोद लिया हुआ पुत्र। तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र जो होते हैं नाना साहब, ये कानपुर में 1857 की क्रांति को लीड कर रहे होते हैं। अंग्रेज इनकी जो पेंशन चला आ रहा था उस पेंशन को बंद कर देते हैं और इन्हें बाद में कानपुर के बिठूर में इन्हें निर्वासित कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। इस प्रकार कानपुर से भी ये आंदोलन खत्म हो जाता है। तो कानपुर से नाना साहब थे। आगे आते हैं ग्वालियर। ग्वालियर से आपके भारतीय नेतृत्वकर्ता के रूप में तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। इसमें जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व होता है वो ह्यूरोज का होता है। ये तात्या टोपे कौन थे? तो ये तात्या टोपे आपके जो नाना साहब थे, तो नाना साहब के सेनापति के रूप में पहले कार्य करते थे। बाद में जब कानपुर में इन्हें नाना साहब को निर्वासित कर दिया जाता है, कानपुर के बिठूर में इन्हें भेज दिया जाता है, तो ये जो तात्या टोपे होते हैं वो कानपुर से ग्वालियर चले आते हैं। और कानपुर से ग्वालियर आने के साथ ही ये ग्वालियर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे होते हैं। जब ये अंग्रेजों से छिपे हुए होते हैं तो इनके अपने एक मित्र जिनका नाम था मानसिंह, तो अपने एक मित्र मानसिंह के विश्वासघात के कारण ही इन्हें, जब ये सोए हुए रहते हैं तो सोए हुए क्रम में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और अगले दिन इन्हें फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो ग्वालियर से तात्या टोपे, जिनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, अंग्रेजी नेतृत्व ह्यूरोज के समय में हुआ था। और ये कौन थे? तो नाना साहब के सेनापति थे। चलिए, झांसी से कौन थे? तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। ये सब लोग को पता है। तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो आपका था मणिकर्णिका। इनके समय में भी जो नेतृत्व होता है अंग्रेजी सेना का वो होता है ह्यूरोज। रानी लक्ष्मीबाई के जो पति थे उनका नाम था गंगाधर राव। हालांकि इनका कोई पुत्र नहीं होता है, तो बाद में ये पुत्र को गोद लेते हैं जिन्हें दत्तक पुत्र। तो इनका दत्तक पुत्र जो था वो दामोदर राव होता है। इसी के कारण जो लॉर्ड डलहौजी जो उस समय का गवर्नर हुआ करता था, तो उन्हें दत्तक पुत्र जो कोई भी जो आपका ये राजा होता था, अगर उसे कोई पुत्र नहीं है तो वो उसे गोद लेने का अधिकार नहीं था। वो अंग्रेज जो होते हैं वो ज़बरदस्ती उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेते थे। ठीक है। इसी के तहत झांसी को जो लॉर्ड डलहौजी होता है वो 1853 ईस्वी में अपने साम्राज्य में मिला लेता है। इसी क्रम में उसके समय में कई सारे युद्ध भी होते हैं। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई जो होती है वो कई अधिकारियों को स्टार्टिंग में पराजित भी कर देती है, लेकिन बाद में ग्वालियर के पास एक कालपी नामक जगह पे ह्यूरोज के साथ इसका सामना होता है और कालपी के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई पराजित हो जाती है। जब ये इनकी मौत हो जाती है तो इनका कहना भी था, जो अंग्रेज अधिकारी जो सेनापति थी
हीरोज। हीरोज का कथन भी था कि ये जो औरत सोई हुई है इन सारे विद्रोहियों में एक अकेली मर्द है। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी का नेतृत्व कर रही थी हीरोज के समय में। पति गंगाधर राव, दत्तक पुत्र दामोदर राव, इनका जो जन्म हुआ था वो गोलघर के वाराणसी में हुआ था और कालपी के युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसी आगे आते हैं बिहार के जगदीशपुर में। तो बिहार के जगदीशपुर से आपके आते थे जो एक जमींदार थे, उनका नाम था बाबू वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की अवस्था में 1857 की क्रांति को लीड कर रहे थे और ये उस समय जगदीशपुर के जमींदार हुआ करते थे। अंग्रेजी नेतृत्व जो इनके समय में था वो विंसेंट आयर का था और टेलर का था। जो बाबू वीर कुंवर सिंह थे इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अंग्रेज़ों से कभी हारे नहीं थे और लेकिन इन्होंने अंग्रेज़ों को कई बार पराजित किया था। तो इन्होंने अंग्रेज़ों को कई बार हराया था लेकिन ये अंग्रेज़ों से खुद कभी हारे नहीं थे। एक बार अंग्रेज़ों से इन्हें मुठभेड़ हो जाता था और मुठभेड़ होने के क्रम में इनका एक बाँह जो है गोली लगने के कारण खराब हो जाता है, जिसके कारण अपने एक बाँह को ये काट कर उसे गंगा में बहा देते हैं। तो बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे, इनके बारे में इतना ध्यान रखना है। उसके बाद पटना से आपके कौन थे तो पीर अली, अंग्रेजी नेतृत्व में विंसेंट आयर और टेलर ही थे। इनसे महत्वपूर्ण बिंदु के पॉइंट में ज़्यादा नहीं है, तो बस यह ध्यान रखना पटना से पीर अली और नेतृत्व अंग्रेजी सेना का नेतृत्व विंसेंट आयर और टेलर। इलाहाबाद से कौन थे तो इलाहाबाद से लियाकत अली, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल नील। उसी प्रकार बरेली से खान बहादुर खान, इसमें आपका अंग्रेजी का नेतृत्व कौन कर रहे थे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो ध्यान भी नहीं रखना, बस बरेली से खान बहादुर खान थे। फतेहपुर से अजीमुल्ला थे, गोरखपुर से गजाधर सिंह, मथुरा से देवी सिंह, फैजाबाद या अवध का जो क्षेत्र होता था उसमें लखनऊ और फैजाबाद दोनों इकट्ठा हुआ करता था। तो फैजाबाद वाले क्षेत्र से या अवध वाले क्षेत्र से मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फैजाबाद वाले क्षेत्र से भारतीय सेना का नेतृत्व, भारतीय नेतृत्व जो कर रहे थे वो मौलवी अहमदुल्ला शाह कर रहे थे और इसमें जो नियंत्रण कर रहे थे होते हैं वो होते हैं कैंपबेल। चलिए, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे ये अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन के रूप में उभर के आते हैं। अंग्रेज इस पे 50,000 का जुर्माना भी लगा देते हैं, 50,000 का जुर्माना नहीं 50,000 का इनाम भी रखते हैं कि जो भी अहमदुल्ला शाह को जिंदा या मुर्दा हमें पकड़ के देगा उसे हम 50,000 का इनाम देंगे। फाइनली एक पोवाई के राजा होते हैं, पोवाई के राजा जगन्नाथ जो होते हैं धोखे से इनकी हत्या कर देते हैं और इन्हें सर काट कर अंग्रेज़ों के सामने इनको दे देते हैं। फलस्वरूप ये इनाम 50,000 के हकदार हो जाते हैं। तो फैजाबाद के भारतीय नेतृत्वकर्ता मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन होते हैं। 50,000 का इनाम होता है। इस 50,000 का इनाम जीतते कौन है तो पोवाई के राजा जगन्नाथ, धोखे से हत्या करके अंग्रेज़ों के सामने इनका सर दे देते हैं। तो इतना सारा पॉइंट जो 1857 की क्रांति किस किस क्षेत्र में फैली, वहाँ नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन थे, अंग्रेजी नेतृत्व कौन कर रहे थे और क्या रहा उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो सब हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद आखिर ये जो आंदोलन हुआ वो फाइनली असफल हो जाता है, ये सफल आंदोलन में नहीं आता है। तो आखिर इसकी असफलता क्या इसका कारण रहा, क्योंकि इसमें सभी क्षेत्र शामिल नहीं थे। भारत के जितने भी क्षेत्र थे उसमें कुछ कुछ क्षेत्र ही शामिल थे, जैसे कि दक्षिण भारत वाला क्षेत्र इसमें एकदम अछूता रहा, कोई मतलब ही नहीं 1857 की क्रांति से। तो सभी क्षेत्र इसमें शामिल नहीं थे, ये भी एक कारण था 1857 की क्रांति असफल होने का। इसके अलावा जो भारत के जो सभी वर्गों के लोग थे वो शामिल नहीं थे, इसलिए ये आंदोलन जो था, ये क्रांति जो था ये भी असफल रहा। तो सभी वर्गों के लोग शामिल नहीं थे, जैसे कि पंजाब के जो सिख सरदार, कश्मीर के राजा उस समय गुलाब सिंह हुआ करते थे, ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के सलारगंज, नेपाल के मंत्री जो जंग बहादुर थे और बहुत सारे जमींदार जो थे ये 1857 की क्रांति के पक्ष में नहीं थे, ये सारे जो थे अंग्रेज के समर्थक के रूप में उभर के आए थे और यही सारे अंग्रेज़ों के समर्थक के थे। यही सब कारण था कि भारत में एक कुशल नेतृत्व नहीं हो पाया और एक कुशल संगठन नहीं मिल पाया, यानी कि एक संगठित विद्रोह भी नहीं था
पहले से प्लान किया हुआ नहीं था कि हमारे 1857 के विद्रोह ऐसा होगा। ये तो एक तरह से समझिए अचानक घटने वाली एक घटना हुई। सीमित संसाधन का अभाव था, जो युद्ध हो रहा था अंग्रेजों के साथ, उसमें भारतीयों के पास कई सारे सीमित संसाधन का अभाव भी था, कई सारे हथियार वगैरह भी नहीं थे। वही अंग्रेजों के पास आपके आधुनिक रूप से तैयार कई सारे हथियार वगैरह भी थे। तो सीमित संसाधन का अभाव, नेतृत्व का भी अभाव था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों का नेतृत्व होने के कारण भी ये आंदोलन असफल रहा। तो 1857 की क्रांति असफल होने के पीछे ये कारण रहा। इतने सारे लोग जो अंग्रेजों के समर्थक थे, इनके बारे में लॉर्ड कैनिंग का कहना था, चूँकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपके लॉर्ड कैनिंग ही थे। लॉर्ड कैनिंग का कथन भी था कि यदि इन लोगों का, जो पंजाब के सिख सरदार, कश्मीर के गुलाब सिंह, ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के सलारगंज, नेपाल के मंत्री जंग बहादुर और बहुत सारे जो जमींदार, यदि इन लोगों का साथ नहीं होता, इन लोगों ने तरंग रोधकों की तरह कार्य किया, अगर इन लोग हमारे साथ नहीं होते तो ये जो तूफान था वो हमें बहाकर ले जाता। ये कथन था लॉर्ड कैनिंग का, जो उस समय के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। लॉर्ड कैनिंग का एक और कथन था कि अगर ये सिंधिया न होते, जो ग्वालियर के जो सिंधिया थे, अगर ये सिंधिया न होते या फिर ये विद्रोहियों की तरफ से होते तो हमें बोरिया बिस्तर अपना यहाँ से बांधना पड़ता। तो ये लॉर्ड कैनिंग का कथन था। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। आखिर 1857 की क्रांति तो हो गई, इसके असफलता के कारण भी जान लिए। अब हम जानते हैं कि आखिर ये आंदोलन का परिणाम क्या निकला। 1857 की क्रांति का परिणाम क्या निकला। 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक अधिनियम पारित किया गया, जिसमें मेन रूप से मुगल वंश के शासन को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। मुगल वंश का शासन पूरी तरह से खत्म कैसे हो जाता है? बहादुर शाह जफर को 1862 में रंगून में मृत्यु हो जाती है। तो मुगल वंश का शासन पूरी तरह से खत्म हो जाता है 1858 के अधिनियम के तहत। इस प्रकार जो पहले से इस कंपनी का जो शासन चला रहा था, कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चला रहा था, वो समाप्त हो जाता है और यहाँ से ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू होता है। अब ब्रिटिश क्राउन जो है अपना एक प्रतिनिधि भारत में भेजेगा और वही भारत का वो जो प्रतिनिधि होगा वो भारत राज्य सचिव के नाम से जाना जाएगा। तो भारत राज्य सचिव का पद का नया सृजन किया गया और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय कार्यकारिणी की भी व्यवस्था की गई। तो भारत राज्य सचिव का पद कब आया? तो 1858 के अधिनियम के तहत। गवर्नर जनरल का पद जो पहले से चला आ रहा था, उस गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि ही वायसराय कहलाएगा। इस प्रकार गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर वायसराय पद का विमोचन किया गया। तो वायसराय पद लाया गया और इस प्रकार भारत के जो पहले वायसराय बने वो लॉर्ड कैनिंग बने और अंतिम गवर्नर जनरल कौन होंगे? तो लॉर्ड कैनिंग हो गए। इसका एक और परिणाम निकला कि जो लॉर्ड डलहौजी का जो हड़प नीति था, जो याद कीजिए 1848 से 1856 लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल, इसमें राज्य हड़प नीति को ये चलाए थे और यही 1857 की क्रांति का मेन कारण भी बनता है। तो लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसे समाप्त कर दिया गया। जो भारतीय रजवाड़े थे, जो भारतीय राजा हुआ करते थे, उसकी स्थिति जैसे पहले थी वैसे ही बना दी गई। सेना के पुनर्गठन के लिए एक अधिनियम लाया गया। तो सेना के पुनर्गठन के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसे पील आयोग भी बोला जाता है। इस पील आयोग को गठन कर जो भी पहले ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों का अनुपात होता था, जो उसमें भेदभाव होता था, जैसे कि 1857 के पहले जो ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों का जो नेतृत्व था, जो भर्ती की प्रक्रिया थी, 5 अगर ब्रिटिश भर्ती होते थे तो उसमें 1 भारतीय भर्ती होते थे। लेकिन अब पील आयोग के गठन के बाद क्या कर दिया गया? 2:1 का रेशियो कर दिया गया। अगर 2 ब्रिटिश भर्ती होंगे तो 1 भारतीय भी भर्ती होंगे। तो पील आयोग का संबंध 1857 की क्रांति से है। इसके बाद ये तो आपको बता ही चुके हैं। इसके बाद जो सामाजिक और धार्मिक मामले में जो अंग्रेजों का हस्तक्षेप हुआ करता था, वो हस्तक्षेप नहीं किया जाने का प्रावधान किया गया। तो 1857 की क्रांति का ये
परिणाम रहा। तो हम लोग स्टार्टिंग से 1857 की क्रांति का क्या कारण रहा, उसका कहाँ से ये विद्रोह का प्रारंभ हुआ, इसका प्रसार किन किन क्षेत्रों में हुआ, क्या कौन से नेतृत्व करता हुए, अंग्रेजों के नेतृत्व करता कौन हुआ, क्या इसका प्रमुख बिंदु रहा, उसके बाद ये असफल होने का इसका कारण, उसके बाद इसका क्या परिणाम रहा। इस प्रकार 1857 की क्रांति जो है, पूर्व में जितने भी आंदोलन हुए थे, 1857 की क्रांति के पूर्व में जो भी आंदोलन हुए थे, उससे एक बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में ये चूंकि ये फैला था, इसलिए 1857 की यह क्रांति एक महान क्रांति के रूप में जानी जाती है और इसे भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, यानी कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यही 1857 की क्रांति अभी यहीं से स्टार्ट होगा और भारत को जाके 1947 में आज़ादी मिलेगी, लगभग 90 वर्ष बाद। तो 1857 की क्रांति समझिए, भारत जो अंग्रेज लोग होते तो अंग्रेज लोग को यहाँ से हटाने की, भारत से हटाने की जो कवायद शुरू होती है, यही 1857 की क्रांति से शुरू होती है। इसलिए 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो अब इस 1857 की क्रांति के बारे में इसका जो स्वरूप है, विभिन्न विद्वानों का भिन्न भिन्न मत है, तो इसे हम अगले वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।